बैठिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यार इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ना, एक रिंग की वजह से निकाली थी, है ना। तो बस यार इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन अपने बहुत हुए। हम नई चीज पढ़ेंगे, पोटेंशियल, है ना। पहले उसको देख लें यार, रिंग वाला अपन ने फाइनली बनाया नहीं था, क्या क्या रटना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। बातें नहीं। तो हम लोगों ने एक रिंग बनाई थी ना, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग थी। चार्ज कितना था उसके ऊपर? टोटल चार्ज था क्यू। रेडियस उसका आर ले लिया था, और इससे एक्सिस पे, इसके सेंटर से एक्स दूरी पे एक पॉइंट लिया था अपन ने। उस पे क्या बतानी थी अपने को? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म चार्ज है क्यू। देखें जरा, इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी इसी डायरेक्शन में आई थी ना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आई थी? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। कोई दिक्कत तो नहीं? इस तरफ बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट या लेफ्ट? इधर कहीं बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगी लेफ्ट होगी? राइट या लेफ्ट? क्या लेफ्ट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, वो कौन सा टर्म लगेगा? क्लियर है? तो एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अवे होती है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी होगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है, देख सकते हो दोनों तरफ। क्लियर है क्या? कल को ये नेगेटिव चार्ज हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज हो जाएगी दोनों तरफ। समझ पा रहे हैं क्या? हम लोग बात करें यार, यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फंक्शन को ध्यान से देखें। क्या जाना पहचाना फंक्शन दिख रहा है? एक ऐसा ही फंक्शन अपन पहले भी देख चुके हैं ना, 2k/q y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। दो पॉजिटिव चार्ज थे, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे y हाइट पे अपने अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी 2k/q y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। हमने बात करी थी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो इसको अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ा था ना। पूरा बोर्ड भर गया था डिफरेंशिएट करने में, याद आया? तो फिर हमने बोल दिया था आगे से दोबारा से फंक्शन दिखा तो डिफरेंशिएट करने नहीं बैठेंगे, बहुत गंदा डिफरेंशिएशन हो जाता है इसका। क्लियर है? डायरेक्ट रिजल्ट रख लिया था कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? a/√2 पे होती थी, है ना। वो y अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर पूरे की पावर 3/2 टाइप का फंक्शन आया था, याद दिलाया तो वहां पे से देखिए जरा। y अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे की पावर 3/2। इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड इज मैक्सिमम एट y इज इक्वल टू प्लस माइनस a/√2। ऐसा कुछ करा था अपन ने, इस तरीके से रट लिया था फिर इसको। क्लियर है क्या? मेरे को बताइए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी? x इज इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे। क्लियर है क्या? तो हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा कहां पे? x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 पे। मुझे बताइए यार इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे कितनी होगी? जीरो यार। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से इन्फिनिटी दूरी पे पहुंच जाएंगे, उस चार्ज का कोई इफेक्ट कोई और वहां पे नहीं बचेगा। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? जीरो। क्लियर है? सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या सेंटर पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी? सेंटर पे एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। अरे पहले ही रटा हुआ है, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तभी तो फिर आग के ऊपर निकालने बैठ गए थे। याद आया? क्लियर है? तो वो चीज भी यहाँ पे बैठ रही है। हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट इंफिनिटी इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज जीरो। समझ में आया कि तीन पॉइंट पे कुछ एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना सकते हैं क्या? वही बिंदु मिलाव वाला काम है ना। तो आओ देखें जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स का ग्राफ बना रहे हैं हम लोग इसके लिए। याद रखना है इस ग्राफ को पूछा जा चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। सबसे पहले क्या बात करेंगे? डायरेक्शन की बात करते थे ना। बताइए रिंग के इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी? मान लीजिए यहाँ पे रिंग रखी हुई है, रिंग के इस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी?
रिंग के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अवे फ्रॉम रिंग है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले हिस्से में बनेगी यहाँ पे, यानी यहाँ पे ग्राफ ऊपर ऊपर बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। रिंग के इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी क्या, अवे फ्रॉम द रिंग होगी क्या। मान लो यहाँ पे एक रिंग रखी हुई है, रिंग के इस तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द रिंग होगी क्या, तो अवे फ्रॉम द रिंग यानी ऐसी होगी, ये रिंग क्या होगी, लेफ्ट की तरफ होगी, लेफ्ट की तरफ होगी मतलब नेगेटिव हो गई, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कहीं पे मिलेगी, यानी ग्राफ यहाँ कहीं बनेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। कुछ एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम भी है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो। इन्फिनिटी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी और ऊपर की तरफ जीरो होगी, क्लियर है क्या। इन्फिनिटी जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, ऊपर के नीचे की तरफ जीरो हो जाएगी, क्लियर है क्या। बीच में ग्राफ कुछ ना कुछ मैक्सिमम वैल्यू भी पकड़ेगा, ये देखें बनाए ग्राफ, बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा भी आएगा, ये बन गया ग्राफ, आया समझ में। अरे इन दोनों को स्मूथली ज्वाइन करोगे ऐसे तो बनेगा ग्राफ, क्लियर है। और देखो मैक्सिमा आ रहा है, ये मैक्सिमा कहाँ पे होगा, आर बाय रूट टू पे। देखिए यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड तो मैक्सिमम है ना, माइनस आर बाय रूट टू पे, ये ग्राफ बन जाएगा, याद रखें। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग अलोंग इट्स एक्सिस, क्लियर है यहाँ तक। तो क्या क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ग्राफ याद रखना है, ये सारी बातें याद रखनी है। कॉपी करना जल्दी से इसको। अपना यार पहला भाग खत्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरी तरीके से, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वंस में अपन ने कूलम्स लॉ वाली जो भी बातें करी थी, ठीक है क्या। फिर उसका थोड़ा बहुत गॉस लॉ भी पढ़ा था अपन लोगों ने। फिर गॉस लॉ के बाद अभी तक अपन ने गॉस लॉ हल्का फुल्का अप्लाई किया हुआ है एक आध दो जगह। स्फीयर बेटा पोटेंशियल पढ़ेंगे ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सब इकट्ठा पढ़ेंगे। अभी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली नहीं है अपन ने, काफी इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाकी है ना। बट अब अपन लोग बात करें पोटेंशियल करके एक और चीज है, वो पढ़ना है अपने को, है ना, पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल। जी पूरा हो गया सबका। हो गया सबका। हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोगों ने बात की थी यार कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। करी थी ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बात कूलम्स लॉ के टाइम पे। हमने बोला था ऐसे फोर्स जो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में लगते हैं, अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स के लॉन्ग लगते हैं, ऐसे फोर्सेस को अपन सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। हमने वर्क पर एनर्जी में पढ़ रखा है कि ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा अब, कंजर्वेटिव इन नेचर हो जाएगा। जितने फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं उनके लिए अपन एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है क्या। या थोड़ी बहुत फील है पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज होती है। वर्क पर एनर्जी घुसने वाला है खतरनाक तरीके से अब इसके अंदर, कुछ नहीं कर सकते, घुसना ही पड़ेगा, क्लियर है क्या। थोड़ा बहुत धुंधली धुंधली यादों के सहारे अपन लोग करेंगे, 11वीं की हल्का फुल्का याद है, मैं भी जानता हूँ आपको कितना याद है, ठीक है क्या। जितना आपको नहीं मालूम होगा उसको मैं अच्छे से बताऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है क्या। बट हाँ आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें परफेक्शन कंप्लीटली तभी आएगा जब अपना वर्क पर एनर्जी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वर्क पर एनर्जी जब आप कर रहे होंगे तो उस दौरान इन सारी चीजों को रिवाइज करते जाइएगा, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको वहां पे जाके मिलेगी, ठीक है। बट फिर भी अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आएगा, देखें जरा, देखें जरा यार, हो गया सब, इधर भी देख लो यार, और कुछ चाय पानी वगैरह। भैया यहाँ से लेक्चर पे ध्यान देने वाला है एकदम, मतलब ये लेक्चर ऐसा होगा जो इमेजिनेशन के ऊपर पूरा होगा अपना। देखें जरा, पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं अच्छे से क्या होता है ना।
तो पोटेंशियल एनर्जी सभी लोग इतना तो जानते होंगे कि अपन लोग दो मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या बताती है? ये बेसिकली मोशन के कारण किसी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाए उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, सही है क्या? और एक और होती है पोटेंशियल एनर्जी। कई बार बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, उसकी पार्टिकल्स की पोजीशन अरेंजमेंट ऐसा होता है कि बेसिकली उसके कारण भी उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो समझते हैं एनर्जी है क्या चीज। तो एनर्जी क्या होती है यार? सिंपल डेफिनेशन एनर्जी की, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी को भी काम करना है तो सबसे पहले तो उसको अपने अंदर एनर्जी रखनी होगी, तभी काम कर पाएगा। बिना एनर्जी को कोई भी चीज काम नहीं कर सकती। ये बात एकदम बेसिक सी है, लॉजिकल बात है ना, मतलब जनरल बात है, फिजिक्स की बात भी नहीं है। तो क्लियर है? किसी भी चीज को काम करना है, वर्क परफॉर्म करना है, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज एनर्जी होनी चाहिए। तब कई चीजों के पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो वो काम वगैरह कर लेती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? काइनेटिक एनर्जी के कारण कैसे काम होगी यार? देखें जरा, इस टाइप पे क्वेश्चंस आप लोग करते होंगे, हल्का फुल्का याद है तो बताइएगा। बस हल्का फुल्का याद ही करना है अपने को, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। देखें जरा, कुछ एक स्प्रिंग है, हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमने एक वेलोसिटी दे दी। क्लियर है? क्या होगा? क्या ब्लॉक जाएगा, जाके स्प्रिंग को कंप्रेस कर देगा? क्या स्प्रिंग को कंप्रेस करना एक काम हुआ, एक वर्क हुआ, एक इवेंट हुआ? कुछ ना कुछ कर दिया ना इसने, इसको स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। पहले स्प्रिंग ऐसी थी, इसने दबा के रख दिया। क्लियर है? तो बेसिकली हम लोग बात करें, इसके पास एक एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। और इसलिए ये काम कर पाया, इसलिए बेसिकली इसको दबा पाया। मान लो इसके पास वेलोसिटी नहीं होती, मोशन नहीं होता, तो क्या इसको दबा पाता? नहीं दबा पाता। समझ पा रहे हैं? देखो हम लोग तो बड़े आराम से काम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे पास बायोलॉजिकल एनर्जी वगैरह आती है, उससे हम काम कर लेते हैं, तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं लगती। क्लियर है? बट ब्लॉक्स के बारे में सोचे तो ब्लॉक के पास जो एनर्जी आएगी वो कैसी आएगी? तो हमने उसको वेलोसिटी दे दी, उसको ऐसे काइनेटिक एनर्जी आ गई, और इस काइनेटिक एनर्जी के सहारे अभी काम करेगा। देखना कैसे करेगा, जैसे जैसे काम करेगा इसकी एनर्जी खर्च भी होती जाएगी। देखना, एनर्जी इसके पास हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये आगे जाएगा, इससे टकराएगा, क्या ये स्लो होता जाएगा? और जैसे जैसे स्लो होता जाएगा वैसे स्प्रिंग भी कंप्रेस होती जाएगी। क्या समझ पा रहे हैं? जैसे जैसे आगे जाएगा स्प्रिंग कंप्रेस होती जाएगी, काम होता जाएगा, उसकी एनर्जी खर्च होती जाएगी उस काम को करने में। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बेसिकली आगे जाके कभी ना कभी क्या होगा, इसकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी क्या? उस टाइम पे स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हो जाती है। आपसे पूछते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन कितना है, सब निकाल। कभी ना कभी इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो बेसिकली इसने पूरी एनर्जी काम करने में लगा दी। बेसिकली हम बोल सकते हैं पूरी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन, मतलब वर्क डन, ऐसा कुछ बोलते थे ना? क्या बोलते हैं इसको? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। पूरा जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, जो भी काइनेटिक एनर्जी फाइनली अब इसके पास जीरो बची है, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में लग गई? काम करने में लग गई, वर्क करने में लग गई। इसी को वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं। इंट्यूटिवली समझ में आया कहां से आती है वर्क एनर्जी थ्योरम? ठीक है ना? हम लोग बात करें, इसके पास एक एनर्जी थी, वो एनर्जी धीरे धीरे खर्च होती गई, स्प्रिंग दबती गई, मैक्सिमम जब स्प्रिंग दबी तब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? अल्टीमेटली जाके जीरो हो गई। समझ में आया काइनेटिक एनर्जी से कैसे काम होता है? ये तो समझ में आ गया, क्लियर है? अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से कैसे काम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये एनर्जी स्टोर कैसे करती है कोई बॉडी? उसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके की होती है, उसको इस तरीके से पोजीशंस में अरेंज कर देते हैं चीजों को कि उसके अंदर एक एनर्जी भर के बैठ जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? आइए इमेजिन करते हैं कैसे यार। जैसे मान लीजिए अपने को किसी दोस्त को, मान लो गुलेल वगैरह देखिए कभी, गुलेल में अपन क्या करते हैं, उससे गुलेल से मान लो अपने को किसी दोस्त को मारना है, ठीक है ना? तो कैसे मारोगे यार? पहले अपन क्या करेंगे, रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे। क्या कर रहे हैं अपन, काम कर रहे हैं क्या? स्ट्रेच कर रहे हैं, रबर बैंड को स्ट्रेच करने का काम कर रहे हैं। आपने को दोस्त दिख गया तो अपन ने क्या करा, छोड़ दिया। क्या अपन को कोई काम करना पड़ा? किसने काम कर दिया? रबर बैंड ने। क्लियर है क्या? वैसे रबर बैंड एक स्प्रिंग जैसी चीज है, तो उसने बेसिकली अपने अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर कर ली, हाफ के एक्स स्क्वायर करके निकालोगे वर्क पर एनर्जी में, और जैसे एनर्जी स्टोर कर ली तो अब ये काम कर सकती है। तो अगली बार अपने को काम नहीं करना पड़ा, अपन ने बस छोड़ दिया। क्लियर है? क्या प्रोसेस समझ में आई? बड़ी अच्छी सी। हमने बेसिकली क्या करा, पहले काम स्टोर किया और झट से काम ले भी लिया। बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा कर सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट एक बार काम करना पड़ता है। एक बार स्प्रिंग को खींचने में काम करना पड़ा यार। स्प्रिंग फोर्स लगा रही थी इस तरफ, मुझे अपोजिट फोर्स लगा के खींचना पड़ा जबरदस्ती, लेकिन एक बार खींच लिया तो उसने बेसिकली क्या करा, उतनी एनर्जी स्टोर कर ली, और स्टोर करने के बाद जब अपने को चाहिए थी तब रिलीज कर दी। क्लैरिटी है?
ये कंजर्वेटिव फोर्सेस का फायदा होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर करके रख लो, जब आपको चाहिए हो तब आप ले सकते हो। क्लियर है? गन की वर्किंग भी यही होती है, अपन लोड करके रख लेते हैं, फिर बस ट्रिगर दबाना होता है, काम हो जाता है। समझे क्या? हम लोग बात करें इसी तरीके से, हम लोग बात करें ग्रेविटी भी ऐसी एनर्जी स्टोर कर सकती है। मान लो तुम्हें तुम्हारे दोस्त को पानी डाल के भिगाना है, ठीक है क्या? एक अप्रोच तो क्या है यार, दोस्त दिखा, बाल्टी ली, बाल्टी से पूरा मुंह पे पानी मार दिया, फिर तो कुटाई हो जाएगी। उसके बाद सामने दिख जाओगे, पीट देगा पकड़ के। एक दूसरी स्मार्ट अप्रोच देखना क्या है, तुमने थोड़ा पहले से ही मेहनत कर ली, पहले तुमने उठाई एक बाल्टी, बाल्टी उड़ी, भर के भयंकर मेहनत करके उसको उठा उठा के दरवाजे के ऊपर फंसा दिया। समझ पाते हैं कैसे? हल्का सा दरवाजा खोल दिया और दरवाजे के ऊपर यहाँ पे बाल्टी रख दी, वो चुपचाप शांति से एकदम सीधे बच्चे बन के कहीं पे बैठ गए। दोस्त आया, दरवाजा खोला, भीग गया, तुम्हारा काम हो गया ना, और तुम पकड़े भी नहीं गए। क्या स्मार्ट अप्रोच थी? मतलब समझ पा रहे एनर्जी स्टोर करने का कितना बढ़िया फायदा है। हम लोग एनर्जी स्टोर करके भग जाते हैं, बाद में काम कोई दूसरा कर के दे देता है। क्लियर है? ये सब कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ किया जा सकता है। एनर्जी स्टोर करने का मतलब बहुत, ये तो छोटे छोटे एग्जांपल ले लिए अपन ने फन टाइप के। क्लियर है क्या? बट इसके बहुत बड़े बड़े काम है यार, आगे जाके बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर करेंगे, ठीक है क्या? तो बेसिकली उसी से अपनी गाड़ी वगैरह आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह चल रहे हैं। क्लियर है? लाइट जाती है, बैटरी में एनर्जी स्टोर हो तो भैया कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है? तो हम लोग बात करें स्टोर्ड एनर्जी के कई फायदे हैं। एक तो ये बेसिक फायदा अपन ने देख लिया ना, अब इसकी प्रोसेस भी अपन समझ गए, एनर्जी स्टोर कैसे की जाती है। पहले मेहनत करनी पड़ती है। क्लियर है? पहले काम करना पड़ता है, किसके अगेंस्ट? कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट। देखो जरा, एमजी नीचे लग रहा था ना, बाल्टी उठाई, एमजी के अगेंस्ट वर्दन करा, एमजी से लड़ाई करते हुए बाल्टी उठाई, उठाने के बाद वहां पे लग दी, रखने के बाद अब एमजी ने अपना कमाल दिखा दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब एक बार मेहनत करनी पड़ती है, और जितनी तुम मेहनत करते हो उतनी एनर्जी बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स स्टोर करके रख लेता है, और बाद में उतना ही वर्क डन जब तुम चाहो करके दे देता है। क्या प्रोसेस अच्छे से समझ में आई? क्लियर है? क्यों कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर ही एनर्जी क्यों स्टोर होती है? उसका नाम ही कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए पड़ा है, वो एनर्जी कंजर्व करके रखता है, बचा के रखता है। क्लियर है? कुछ ऐसे भी फोर्स होते हैं जो खर्च कर देते हैं, ऐसे ही फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के बाद जितना भी वर्क करो वो बेसिकली कहीं पे भी स्टोर करके नहीं रखता, उसको एटमॉस्फेयर में हीट के फॉर्म में निकाल देता है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा करता है। क्लियर है? क्या हाथ रब करते हैं, गर्म हो जाते हैं ना, तो हीट पैदा होने लग जाती है, वो एनर्जी को पूरा वेस्ट कर देता है इसी तरीके से। क्लियर है? बट हम लोग बात करें, कुछ फोर्स ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो एनर्जी स्टोर करके रख लेते हैं, और स्टोर्ड एनर्जी अपने बहुत ही काम में आने वाली है। क्या इतना समझ में आया? ऐसे ही एक अच्छा फोर्स कौन है यार अपने पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या करता है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेता है। क्लियर है क्या? और स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन ने हेडिंग डाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर जो स्टोर होती थी उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। ग्रेविटी के अंदर स्टोर होती थी उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, इसको क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग क्या करते हैं यार, जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखें जरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा ही क्यों डिफाइन किया गया? तो वापस से वो प्रोसेस देखो यार, एक बार क्या करता है कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव वर्क डन करता है। जैसे अपन ने बाल्टी उठाई, इस दौरान एमजी ने नेगेटिव वर्क करा ना, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एमजी नीचे लग रहा है, वर्क डन नेगेटिव होगा ना, एफ डॉट एस होता है वर्क डन। तो एक बार बेसिकली इसने काम बिगाड़ा यार, अपनी मेहनत करवाई, काम बिगाड़ा, हमारे बेसिकली जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसने। क्लियर है? तो एक बार बेसिकली इसने काम बिगाड़ा, लेकिन जितना काम बिगाड़ा उतना ही उसने स्टोर करके रख लिया। क्लियर है क्या? उतना ही उसने अपने अंदर स्टोर करके रख लिया, और बाद में पॉजिटिव में वर्क करके दे दिया। जब बाल्टी गिरी तो वर्क डन पॉजिटिव हुआ ना, एमजी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग बात करें जितना वर्क डन होगा, हम बोलेंगे उतनी एनर्जी स्टोर्ड है। क्लियर है? जितना कोई वर्क डन कर सकता होगा उतनी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। और कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, वो बेसिकली एक बार उसने नेगेटिव वर्क डन करके उतनी ही एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर। समझे क्या बात को? तो वही चीज हमने लिख लिया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। एक बार काम बिगाड़ता है, एक बार नेगेटिव वर्क डन करता है, लेकिन उतनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर भी करके रखता है। क्लियर है? फ्रिक्शन भी नेगेटिव वर्क डन करता है, लेकिन वो पूरी बाहर रिलीज कर देता है हीट बीट के फॉर्म में, अपने किसी काम की बचती नहीं फिर वो एनर्जी। समझे क्या बात को? क्लैरिटी है? तो बस हल्की सी फील दी है पुराने चैप्टर की, इसमें बिल्कुल भी अपन ने अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात नहीं करी। ये इतना अपन ने पोटेंशियल एनर्जी की हल्की फुल्की फील दे दी। क्लियर है? और ये पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन होने वाला है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसका वर्क डन अभी अपन लोग निकालेंगे, ठीक है क्या? निकालने से पहले एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन करवाऊंगा खतरनाक सा,
और उसके बाद बताऊंगा कैसे एनर्जी डिफाइन करने से वो क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है क्या? अभी तो खैर छोड़ते हैं, अभी तो इसको यहीं पर ही छोड़ते हैं, थोड़ी बहुत और बातें करते हैं ऐसी। ये तो चेंज इन पोटेंशियल जो निकाल दी, बट क्या आपने को एक्चुअल पोटेंशियल भी रटी हुई है कुछ की? स्प्रिंग की रटी हुई है ना? कितनी होती है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी? हाफ के एक्स स्क्वायर। कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हाफ के एक्स स्क्वायर इज द एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है वो देख लो, और उस एक्सटेंशन या कंप्रेशन को एक्स की जगह डाल दो। हम लोग बात करें हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग की एनर्जी हो जाती है। क्लियर है? ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपन ने पहले कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मानी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन तो सिर्फ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं, एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं अगर एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी पहले से आपने डिफाइन कर रखी हो। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? तो स्प्रिंग में हमने एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी मानी थी, खुद से मानी थी, हमें पूरी छूट थी, कहीं भी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी मान लो, इसके रिस्पेक्ट में बाकी जगह की पोटेंशियल एनर्जी निकल गए। तो बताओ हम लोग क्या मानेंगे यार? हमारा फेवरेट नंबर जीरो। ठीक है क्या? कोई जीरो मान लेंगे तो जीरो भी कोई कैलकुलेशन वगैरह बचती नहीं, तो हमने जीरो माना। और जीरो भी कहां पे माना? इस तरीके से माना जिससे हमारा फॉर्मूला बहुत इजी बने। तो हमने जीरो माना कि नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग होती है तो उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं। सही है क्या? उससे फायदा क्या हुआ? उससे बेसिकली अपनी पोटेंशियल एनर्जी बाकी हर केस में पॉजिटिव बन गया। पोटेंशियल जी हाफ के स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्प्रिंग की पोटेंशियल की हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव आती नहीं। और नेगेटिव नहीं आती है तो उससे फायदा क्या होता है? नेगेटिव नंबर से डील नहीं करना पड़ता, माइनस वगैरह आती है कैलकुलेशन जनरली, अपन एक स्टेप करने का दूसरी स्टेप में माइनस लिखना ही भूल जाते हैं। मेरे साथ भी होता है, बोर्ड पे कई बार देखा होगा। तो माइनस से अपन बचते हैं ऐसे। तो माइनस से बचने के लिए अपन ने क्या बोला? नेचुरल पोटेंशियल जीरो मानेंगे। तो देखोगे वर्क पर एनर्जी में ऐसा जीरो क्यों माना, नेचुरल लेंथ क्यों माना? कैलकुलेशन आसान करने के लिए, फॉर्मूला अच्छा बनाने। समझे क्या बात को? क्लियर है? तो ऐसे यहाँ पे भी अपन फॉर्मूला अच्छा बनाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे। जीरो तो मानने की, लेकिन कहां पे मानेंगे? इन्फिनिटी पे जीरो मानेंगे, उससे फॉर्मूला अच्छा बनेगा। बस ये है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का यहाँ तक समझ में आया? तो आइए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी वगैरह डिफाइन करते हैं, बट उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है क्या? एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन करना है अपने को। देखें जरा, थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी की कहानी समझ में आई क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये एनर्जी कितनी स्टोर होती है यार? एक बार ये काम बिगाड़ना पड़ता है, एक बार नेगेटिव वर्क डन करता है कंजर्वेटिव फोर्स, उतनी एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है पॉजिटिव में। क्लियर है क्या? तो डेल्टा यू बराबर माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाय डेफिनेशन डिफाइंड है, बट हम लोग एक्चुअल पोटेंशियल जो डिफाइन कर सकते हैं उसके लिए अपने को किसी ना किसी एक जगह पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ता है। क्लियर है क्या? ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी लिखते टाइम भी अपन एक जगह पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, एच वगैरह फिर उधर से मेजर करते हैं। ठीक है ना? हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली किसकी यार? एक क्वेश्चन कर रहे हैं बस ऐसे ही, ताकि अपने को फील आए कि ये अपनी हेल्प कैसे करने वाला है। ये एक अच्छी चीज है, इसको देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? आइए देखें जरा, एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। तो मान लीजिए अपने पास एक चार्ज है, और ये चार्ज है मान लीजिए कुछ ना कुछ क्यू। ठीक है? क्लियर है? इससे कुछ ना कुछ आर दूरी पे एक और चार्ज है क्यू। ठीक है क्या? अच्छा, इस चार्ज को अपन ने फिक्स कर रखा है। कैसे फिक्स कर रखा है? पकड़ रखा है इसको अपन ने। ठीक है क्या? और ये वाला चार्ज है, ये फ्री टू मूव है। ठीक है क्या? हम लोग बात करें जब ये आर दूरी पे था कुछ ना कुछ, तो हमने इसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट। ठीक है? आर दूरी भी क्या ले लो, R1 दूरी ले लो। जब ये R1 दूरी पे था तो हमने इसको क्या कर दिया? रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट। हम लोग बात करें जब ये कभी ना कभी R2 दूरी पे पहुंच जाएगा, R2 दूरी पे पहुंच जाएगा, तो बेसिकली इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये आपको निकालनी है। क्यू चार्ज कभी ना कभी R2 दूरी पे पहुंच जाएगा ना, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो अपने को निकालना है। इसका मास ले लीजिएगा आप लोग m, मास की जरूरत पड़ेगी, उसको ले लीजिएगा आप लोग। कैसे करेंगे इसको? काइनेमेटिक्स पढ़ लिया है? हो गया है पूरा? क्या वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले केसेस करने आते हैं? आते हैं? आती है ना काइनेमेटिक्स लगाना अच्छे से? अच्छा, और दूसरा एनएलएम पढ़ लिया है? इतना तो पढ़ लिया, एफ बराबर एम है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो मेरे ख्याल से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन लोग। काइनेमेटिक्स और एनएलएम लगेगा, इतनी हिंट आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है क्या? थोड़ा बहुत टाइम पास में ऐसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन बस इतना ही है, क्यू चार्ज फिक्स था, एक दूसरे क्यू चार्ज को जिसका मास m था उसको अपन ने यहाँ से R1 दूरी से रिलीज किया। जब R2 दूरी पे पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? सिंपल क्वेश्चन है ना? क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? ये बात तो पक्की है, क्योंकि बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, यानी ये फोर्स आएगा इसके ऊपर इस तरह। सही है क्या? कितना फोर्स आएगा? के क्यू स्क्वायर बाय R1। सही है क्या? और फिर हम लोग बात करें उसके चार्ज इस तरफ एक्सलेट होने लग जाएगा, एक्सलेट होने लग जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी।
कभी ना कभी जाके वेलोसिटी v हो जाएगी, वो v कितना है वो अपने को निकालना है। क्लियर है? तो पहली चीज तो क्या है, फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स निकालने के लिए कूलम्स तो लगा लेंगे, मास दे रखा है तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फिर काइनेमेटिक्स लगा लेंगे। सही है क्या? अटेम्प्ट करने की कोशिश करें सभी को। कई लोग यार अभी तक क्वेश्चन लिख रहे होते हैं। अरे मेरे सामने करा करो, तुम्हारी कॉपी में देखूंगा, मुझे पता चलेगी तुम्हारी सोच किधर जा रही है, तो उसको सुधारूंगा, सही डायरेक्शन पे लाऊंगा। ये हरकत मत किया करो, क्वेश्चन लिखते रहते हो जो तुम। सर हो गया। कितना है आंसर? सर अंडर रूट 2k Q1 Q2 अपॉन m 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। कहाँ से देखा ये? मैंने सर तो Q1 Q2 दे नहीं रखा है। सर एक Q को फिक्स वाले को Q1 मान लिया था सर। चलो ठीक। एनर्जी से करा है, इसी से करा है, काइनेमेटिक्स से? एनर्जी से करा है, काइनेमेटिक्स से करा है ऑनलाइन? सर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से किया। आइए चलिए देखें। हम्म थोड़ी गलती हो गई बेटा। आइए देखें, ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज देखें जरा, क्या फोर्स यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट है? नहीं है, वेरिएबल है। क्या दूरी बढ़ती आ रही है दोनों चार्जेस के बीच की, और दूरी पे ही फोर्स डिपेंड करता है, कूलम्स वाला फोर्स? तो फोर्स वेरिएबल है, कम होता जाएगा। क्लियर है क्या? फोर्स कम होता जाएगा तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, एक्सेलरेशन भी कम होता जाएगा। और एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन तो सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे लगा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली एक्सेलरेशन लिखेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन, और कुछ ना कुछ डीवी बाई डीटी लिखेंगे, अभी डीवी बाई डीआर लिखेंगे, इंटीग्रेशन पे सारे करेंगे। समझे क्या? वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला केस है ये, काइनेमेटिक्स में कर रखा है आप लोगों ने, वो लगाना है। लगाइए जल्दी से, कैसे करेंगे इसको? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। आइए देखते हैं। पहली चीज थोड़ी बहुत और हेल्प कर रहा हूँ, बाकी इंटीग्रेशन वगैरह फिर आप आगे से देखिएगा, है ना? आइए देखें जरा। पहले तो वेरिएबल फोर्स लिखते हैं ना। वेरिएबल फोर्स लिखना हो तो क्या करना होगा, कुछ ना कुछ जनरल जगह पे फोर्स लिखना होगा। सही है क्या? ये पार्टिकल घूमता हुआ यहाँ से यहाँ जा रहा होगा ना, तो ऐसा नहीं यहाँ पे फोर्स लिख दिया फिर तो तुम्हें लगेगा फोर्स तो कांस्टेंट है, और यहीं का फोर्स लिख दोगे तो एक जगह पे तो फोर्स कांस्टेंट रहेगा ना। सही है क्या? यहाँ का फोर्स लिख दोगे तो मिलेगा फिर फोर्स कांस्टेंट है। सही है क्या? तो किसी ना किसी जनरल जगह का बीच का फोर्स लिखना पड़ता है। क्लियर है क्या? तब दिखता है हाँ यार ये फोर्स वेरिएबल। तो मान लेते हैं कभी ना कभी ये चार्ज इस चार्ज से एक्स दूरी पे पहुंच जाएगा। सही है क्या? क्लियर है? इस एक्स दूरी पे जब ये चार्ज पहुंचेगा, इसके ऊपर फोर्स इधर ही लगेगा क्या? अरे पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे ना, यही चार्ज है, यही चार्ज इधर पहुंच गया। क्लियर है क्या? तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। बाय एक्स स्क्वायर ना, दूरी एक्स है ना इस तरफ। क्या आप दिख रहा है फोर्स वेरिएबल? और फोर्स वेरिएबल तो एक्सेलरेशन वेरिएबल। एक्सेलरेशन निकाले क्या? एक्सेलरेशन कितना होता है? एफ बाय एम, बस इतना ही है, कूलम जितना ही है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक इतना ही है। इसके बाद पूरा एनएलएम है, एनएलएम के बाद काइनेमेटिक्स है। एनएलएम इतना ही है, देखने जरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास, यानी के क्यू स्क्वायर बाय एम
एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स सोल्यूशन भी आ गया, क्लैरिटी है। अब क्या करेंगे? हाँ बेसिकली एक्स सोल्यूशन आ गया है, आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है। क्या है? काइनेमेटिक्स से एक चीज पता हो, बाकी मोशन के वेरिएबल निकालना हो, इसी को काइनेमेटिक्स बोलते हैं। क्या मोशन की स्टडी इसको बोलते हैं? आपको मोशन का कोई भी एक पैरामीटर पता हो, बाकी सब कुछ निकालना आना चाहिए। क्लियर है? ये नहीं आता तो काइनेमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आता। एक्सेलरेशन आता है तो अपने को वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए, यही काइनेमेटिक्स है। कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन? हाँ पहले तो अपन पूछते हैं सवाल किसका, इंटीग्रेशन का या डिफरेंशिएशन का। क्लियर है? आपको सर ने चार्ट बनाई होगी काइनेमेटिक्स में कि बेसिकली सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन, डिफरेंशिएट करते तो मिलती है वेलोसिटी या स्पीड, डिफरेंशिएट करते तो आगे जाके मिलता है एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? या रिटार्डेशन। क्लियर है क्या? हम लोग बात करें उल्टा आना हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस इंटीग्रेशन है, तो उल्टा आना होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? एक बार इंटीग्रेशन करोगे वेलोसिटी पे पहुंचोगे, एक और बार इंटीग्रेशन करोगे पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट वगैरह पे पहुंचोगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहली चीज तो ये सवाल किसका है, सबसे अंत वाली चीज दे रखी है अपने को एक्सेलरेशन, उल्टा ही जाना पड़ेगा, उल्टा जाने में इंटीग्रेशन मदद करेगा। क्लियर है क्या? फिर सर ने बकायदा स्टेप लिखवाया होगा क्योंकि इंटीग्रेशन क्वेश्चन दिक्कत देता है हल्का सा, डिफरेंशिएशन का नहीं देता, डिफरेंशिएशन तो आंख मूंद के डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। क्लियर है क्या? इंटीग्रेशन में थोड़ा अपने को ध्यान रखना पड़ता है, इंटीग्रेशन में लिमिटेड फॉर्मूले हर जगह लग नहीं पाता है। क्लियर है क्या? इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जल्दी बताएं इसमें। पहले तो ये समझ में आ गया इंटीग्रेशन का सवाल है। पहला स्टेप क्या है? सवाल किसका? तो सवाल किसका? इंटीग्रेशन का। जितने भी इंटीग्रेशन के सवाल होते हैं उसमें क्या करते हैं अपन लोग, जो भी चीज दे रखी होती है उसको, जो चीज पूछ रखी होती है उसके टर्म्स में कुछ ना कुछ लिखते हैं। समझे क्या बात को? क्या दे रखा है? एक्सेलरेशन दे रखा है। क्या पूछ रखा है? किसी पर्टिकुलर दूरी पे जाके कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, यानी वी एक्स रिलेशन टाइप की चीज पूछ रखी है। समझे क्या? तो एक्सेलरेशन में क्या लिखोगे? मैंने क्या बोला? जो भी चीज दे रखी होती है उसको, जो चीज पूछ रखी होती है उसके टर्म्स में कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो एक्सेलरेशन में डीवी बाई डी लिखूं क्या? वीटी रिलेशन थोड़ी ना पूछा है, टाइम की तो बात ही नहीं हुई यहाँ। टाइम की बात ही नहीं है, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो बात? क्वेश्चन में तो करी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे यार, वी डी बाई डी एक्स लिखेंगे। अगला स्टेप होएगा वी डी बाई डी एक्स लिखना, बस बस इतने में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। के क्यू स्क्वायर बाय एम एक्स स्क्वायर। क्या करते हो? वेरिएबल्स को छाट लेते हो, एक तरफ एक्स का वेरिएबल दूसरी तरफ v का बना लेते हो, फिर इंटीग्रेट कर लेते हो। इंटीग्रेशन तभी होता है जब वेरिएबल सारे मैचिंग मैचिंग हो, याद है? dx को इस तरफ ले आएंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड किसका बन जाएगा? पूरा वी का। और राइट हैंड साइड किसका बन जाएगा? राइट हैंड साइड बन जाएगा अपने पास एक्स एक्स का। देखो एक्स एक्स का बन गया ना? क्लियर है क्या? अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब ऑपरेटर होते हैं, जैसे दोनों तरफ प्लस कर सकते हो, दोनों तरफ माइनस कर सकते हो, वैसे दोनों तरफ इंटीग्रेट भी कर सकते हो, डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। तो दोनों तरफ यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। क्लैरिटी है? ये बेसिकली डिफरेंशिएशन के डी हैं, इनको गायब करने के लिए इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। काइनेमेटिक्स समझा रहा हूँ पूरा एकदम बेसिक से। ठीक है क्या? क्या करेंगे अपन लोग? अब इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन लिमिट वाला करते हैं तो अपन तो कसम खा चुके होंगे यार कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कभी नहीं करना, वो जबरदस्ती कांस्टेंट देता है उसको आंसर से हटाना पड़ जाता है। तो इसलिए हमेशा क्या करेंगे? लिमिट वाला यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। बताइए लिमिट्स कैसे डिसाइड होती हैं? पहले तो बताओ यहाँ पे लिमिट्स किसकी होगी? एक्स की डी के बाजू में जो लिखा है उसकी। यहाँ पे लिमिट्स किसकी होगी? v की डी के बाजू में जो लिखा है लिमिट्स उसकी वैल्यूज होती है। क्लियर है क्या? तो बताइए जब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, देखना जरा, x की वैल्यू जब r1 है तब वेलोसिटी कितनी है? रिलीज फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट यानी वेलोसिटी 0। जब x की वैल्यू कितनी है? r2 है, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ v है, और यही v अपने को निकालना है। क्या समझ में आया? बस ये लिमिट डाल के इंटीग्रेशन कर दे, खेल खत्म होगा। देखिए कितना आएगा? वी स्क्वायर बाय 2। लिमिट्स भी डाल दी, यही आएगा वी स्क्वायर बाय 2। आइए इधर इंटीग्रेट करते हैं तो के क्यू स्क्वायर बाय एम, ये सब तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए। एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन यहाँ से साइड में करके बता दे रहा हूँ। एक्स की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? एक्स की पावर -1 अपॉन -1, यानी माइनस ऑफ 1/x क्या आएगा? क्लियर है क्या? तो देखा जरा कितना आ जाएगा, माइनस बाहर ले रहा हूँ, 1/x लिख दे रहा हूँ। लिमिट डाल दे रहा हूँ, कहां से कहां तक? r1 से लेके r2 तक। आइए लिमिट डालते हैं, कितना आएगा आंसर? वी स्क्वायर, 2 को दूसरी तरफ ले आते हैं और लिमिट भी डाल देते हैं। लिमिट डालिए, सबसे पहले अपर लिमिट डालेंगे, कितना आएगा? 1/r2। ठीक है क्या? और फिर 1/r1, यहाँ पे माइनस था, माइनस को अंदर भेज देंगे तो 1/r1 -r2 लिख दूं, कैसा कर दूं? समझ में आया? तो इसको अंडर रूट ले लेंगे, बस आंसर ही आ जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, वी इज इक्वल टू
अंडर रूट 2k(q² बाय m 1/r1 माइनस 1/r। क्या सबको समझ में आया? क्लियर है? कॉपी कर लें। अगर समझ में ना भी आए तो इसी को करेंगे अपन आसान तरीके से। कैसे? पोटेंशियल डिफाइन करने के बाद। क्लियर है? प्रॉपर मेथड ये होगा, एनएलएन लगेगा, काइनेमेटिक्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लगेगा, सब कुछ लग जाएगा। क्लियर है क्या? और उसको अपन अभी एक लाइन में निपटा देंगे, एक लाइन से ज्यादा नहीं लगेगी, दूसरी लाइन लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? बस क्या करके पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करता है? इंटीग्रेशन से बचाता है। हम लोग बात करें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ा ना, तो मेरे ख्याल से वही दिक्कत आई होगी, तुम और किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। इंटीग्रेशन की आई है ना बस। तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हें इंटीग्रेशन से बचवाता है, तो कर ले पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन। इंटीग्रेशन से बच जाएंगे तो मजा आ जाएगा ना। पर तो समझे दिक्कत क्या थी बिना पोटेंशियल एनर्जी के, और क्यों डिफाइन करी। बेसिकली उसने अपनी एक बहुत बड़ी दिक्कत रिजॉल्व करी, क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन से बचाने लगा। ठीक है क्या? कॉपी करें जल्दी इसको, फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। ये समझ में तो आया सबको? पक्का? ये खुद से क्यों नहीं हुआ तुम लोगों से यार? काइनेमेटिक्स में पढ़ तो रखा है, अभी ताजा ताजा पढ़ रखा है, अभी हो जाना चाहिए। सर यही आया था। हो गया सबका? अब पोटेंशियल डिफाइन करें अपन लोग। कर रहे हैं यार, अभी काफी लोग कर रहे हैं। पूरा बोर्ड चाहिए होगा यार। हो गया सबका? आइए देखें, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है क्या? पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम सबसे पहले देखेंगे। जैसे कूलम्स लॉ में अपन लोग देखते हैं ना, सबसे पहले तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे एक पॉइंट की वजह से, फिर बाद में सबके वजह से निकालने लग जाते थे। तो वैसे यहाँ पे 2 पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, है ना। तो पहली चीज तो अपन हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डिफाइन कर पाते हैं ना। देखना मुझे क्या करना है यार, 2 पॉइंट लेने हैं। एक पॉइंट लेना है अपने को Q1 और एक पॉइंट ले लेना है Q2। इनके बीच की दूरी R है ना। इनके पास कुछ ना कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। क्या लगता है होगी? बिल्कुल होगी, है ना। मान लो अगर मैं इनको ऐसा छोड़ दूं और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हो, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हो, और मैं इनको छोड़ दूं, क्या दूर भागेंगे? और दूर भागते हुए स्प्रिंग को कंप्रेस कर देंगे, यानी कुछ ना कुछ काम कर देंगे। तो इनके पास एक एबिलिटी है काम करने की, यानी इनके पास एनर्जी तो डेफिनेटली है। क्लियर है? ये एनर्जी जो भी है ये इनके अंदर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसलिए इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये एनर्जी अपन को निकालना है, इस एनर्जी को निकालना हमारा टास्क है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग? सबसे पहले तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल ही नहीं सकते, क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से एक्चुअल एनर्जी भी निकाली जा सकती है, अगर किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी क्या मान ले? 0। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जब चार्जेस के बीच की दूरी इनफाइनाइट हो तब की पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लेते हैं? 0। यानी Q1 चार्ज, Q2 चार्ज। जब ये चार्ज इंफिनिटी पे था, इधर से हटाए थे इसको, कहा ले आते हैं? इंफिनिटी पे। ठीक है क्या? तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 0। इस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी थी? 0।
उठना पड़ेगा यार सबको, रहने दो ना, गिर जाओगी तुम, तो गिर जाओगी, ये लोग हंसेंगे 10 मिनट तक, चुप करवाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए यार, हमने क्या बोला यार, सबसे पहले तो हमें दो चार्ज जिनके सेपरेशन कितना है r, इनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, वो अपन लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया, ये पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालना है। तो पहले अपन ने क्या बोला, पोटेंशियल एनर्जी निकाल तो लूंगा एक किसी जगह की, बट उसके लिए पहले किसी एक जगह की पोटेंशियल एनर्जी क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, जीरो। बेसिकली एक रेफरेंस डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद ही पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है। हमने रेफरेंस कहाँ पे डिफाइन करा, हमने बोला जब चार्जेस की सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम क्या बोलेंगे यार, इनिशियली मान लेते हैं ये जो चार्ज था ये इंफिनिटी पे रखा था, सही है। अब इंफिनिटी से इसको यहाँ पे लेके आए, सही है क्या। क्या इसको यहाँ पे लाने में काम करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एजेंट पकड़ के लाएगा ना इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जितना उसको काम करना पड़ेगा, क्या उतना ही काम ये इसके अंदर अपने अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा। क्लैरिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो वही चीज अभी हम लोग करने वाले हैं। पहले चार्जेस कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, यानी इस पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या बोल देता हूँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, सही है क्या, क्लियर है। हम लोग बात करें बाद में चार्जेस यहाँ पे आ गए हैं, इसको मैं बोल देता हूँ इस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अपने को निकालनी है, कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग बात करें, बेसिकली ऐसे ही सिस्टम बनाए जाते हैं सारे के सारे। क्या हुआ क्या, हे भगवान, कॉमर्स वाला कुछ नहीं हो सकता, जाओ जाओ। इतना जरूरी लेक्चर बीच बीच में डिस्टर्ब करे। देखो यार जरा, हम लोग बात करें एक्चुअल में सिस्टम को ऐसे ही बनाया जाता है। कोई भी चार्जेस को हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमने ऐसा बोला था ना कि चार्जेस का एक इनफाइनाइट सोर्स एंड सिंक है इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से कितना भी चार्ज ले सकते हैं, कितना भी चार्ज दे सकते हैं, कितना ही पॉजिटिव चार्ज वहां पे रखा हुआ है, जितना चाहिए उतना रखा है, जितना भी नेगेटिव चार्ज चाहिए सब इंफिनिटी पे रखा है। क्लियर है क्या। तो कोई भी सिस्टम बनाया जाता है तो बनाने के लिए उसको इंफिनिटी से तोड़ के ही लाया जा सकता है। क्लियर है क्या। यानी देखना, पहले अपन क्या करे होंगे, पहले अपन एक चार्ज लेके आए होंगे Q1, Q1 कहाँ पे रखा होगा, पहले इंफिनिटी पे रखा था वो, इंफिनिटी से उसको लेके आए यहाँ पे लाकर रख दिया। क्या इसमें कोई मेहनत करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। मेहनत कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट करनी पड़ती है। यहाँ से यहाँ लाना है तो मैं इसको जीरो फोर्स लेके भी लगा दूंगा, यहाँ से यहाँ ले आऊंगा, समझे क्या, टुचुक भी कर दूंगा, सीधे यहाँ पे जाके पहुंचेगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। तो हल्का सा जाके बस ये कर दिया, कभी ना कभी जाके पहुंच जाएगा वहां पे। क्लियर है क्या। अपन वैसे भी स्लोली वगैरह लेके आते हैं इन चार्जेस को, बहुत स्लोली लेके आते हैं ना। तो स्लोली एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में तुम्हें कोई भी वर्डन नहीं करना पड़ेगा। जो भी वर्डन करना पड़ेगा एक दूसरे चार्ज को लेके लाने में करना पड़ेगा। एक्चुअली यही सब डेफिनेशन बनेगी आगे जाके पोटेंशियल एनर्जी की, कि पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं, सिस्टम को बनाने की एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं, सिस्टम को इन्फिनिटी से तोड़ तोड़ के स्लोली स्लोली बनाने में जो एनर्जी होती है वो होती है। ऐसे करके अपन लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन आगे जाके, बट अपन प्रोसेस को समझे जरा ध्यान से। पहले एक चार्ज यहाँ पे था और एक चार्ज इन्फिनिटी पे था, ऐसा क्यों माना, किसी पोटेंशियल एनर्जी को आगे जाके मैं जीरो मानने वाला हूँ। क्लियर है क्या। या फिर दूसरा तरीका ऐसा भी सोच सकते हो, एक्चुअली सिस्टम बनता ही इन्फिनिटी से तोड़ तोड़ के लाके, एक चार्ज लेके आते हैं इंफिनिटी से, उसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। अब दूसरा चार्ज लाते हैं तो इस दूसरे चार्ज को क्या, ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो वर्डन होगा क्या, और वर्डन होगा तो जितना वर्डन होगा बेसिकली वही इसके अंदर स्टोर हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में। समझे क्या बात को। तो आइए चलिए चालू होते हैं। हम बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक इस चार्ज को तोड़ के ला रहे हैं, और हम लोग बात करें यहाँ तक लेके आना है इसको। क्लियर है क्या। अल्टीमेटली बिल्कुल रहेगी, है ना। हम लोग वही बात करें, Q1 तो ले आए, अब Q2 लेके आ रहे हैं, उसमें वर्डन करना पड़ रहा है। क्लियर है क्या। आइए देखिए, हम लोग क्या बोलेंगे, जो भी वर्डन करना पड़ेगा कंजर्वेटिव फोर्स का, वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना। जो भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन होगा उसी में माइनस साइन दे देंगे, यही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना। तुम चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या फिर बोल सकते हो माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दोनों ही बोल सकते हो। क्लियर है। मैं डेफिनेशन के हिसाब से चीजों को लेकर देखना जरा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसको बोल देता हूँ ui,
फाइनल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी यूएफ। तो डेल्टा यू और कुछ नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल यानी यूएफ माइनस यूआई करके लिखेंगे क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स देखते हैं। मेरे को बताइए यहां से लेके यहां तक क्या इसके ऊपर लगातार एक फोर्स लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज लगा रहा होगा। बताइए यहां से यहां तक लेके इसको आ रहा हूँ, जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा, क्या वेरिएबल होगा। क्या वेरिएबल फोर्स का वर्क डन लिखना आता है आपको, कुछ ऐसा होता है वेरिएबल फोर्स का वर्क डन, एफ डॉट डीएस पूरे का इंटीग्रेशन, क्लियर है क्या। डॉट प्रोडक्ट करना आता है आप लोगों को, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं यार, फोर्स का मैग्नीट्यूड डीएस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अच्छा मैग्नीट्यूड जानते हैं सभी लोग, मैग्नीट्यूड का मतलब कि अंदर जो भी चीज है उसकी पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू दे दे अपने को, सही है क्या। तो मान लो देख लो अंदर कभी मैग्नीट्यूड के अंदर कभी -2 आ जाए तो इसका मतलब क्या आंसर क्या होगा 2। ये कैसे हो गया, तो उसको समझते हैं जरा। बेसिकली मॉड क्या करता है, मॉड बेसिकली इसको मॉड बोलते हैं अपन लोग। मॉड बेसिकली अंदर नेगेटिव चीज आती है ना तो उसको पॉजिटिव बना देता है, कैसे, एक नेगेटिव देके। देखना जरा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, माइनस ऑफ माइनस। तो मॉड ने कुछ नहीं करा, उसके अंदर जब नेगेटिव चीज आती है तो उसको एक नेगेटिव और दे देता है और फिर उसको पॉजिटिव बना देता है, समझे क्या बात को। मॉड के अंदर कभी पॉजिटिव चीज आ जाए तो उसको कोई साइन नहीं पकड़वाता, उसको वैसा का वैसा ही रहने देता है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है। मॉड के अंदर नेगेटिव चीज आ जाए तो उस नेगेटिव चीज को एक माइनस और पकड़ा के उसको पॉजिटिव बना देता है, क्लियर है। ये सब लगेगा अभी यहाँ पे, देखिए जरा। हम लोग बात करें बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज को लेके आ रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो बेसिकली एक फोर्स रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो वेरिएबल टाइप का होगा, उसका वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो बेसिकली इस तरीके से निकल के आएगा। तो आइए वही सब करते हैं यार। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिख देता हूँ, माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन लिखना है, तो एफ डॉट डी एस, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख दिया, माइनस साइन वैसे का वैसे, समझ में आया क्या, क्लियर है। अब ये फोर्स कैसा होगा, वेरिएबल फोर्स होगा। मैंने कैसा बोला कि वेरिएबल फोर्स वेरिएबल दिखे उसके लिए क्या कुछ ना कुछ दूरी एक्स मान लेते हैं फिर फोर्स निकालते हैं, अभी करा यार पिछले क्वेश्चन में। तो हम लोग मान लेते हैं कभी ना कभी क्या होगा यार, इस चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे होंगे, कभी ना कभी दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, एक्स, क्या हो जाएगी एक्स। इस दौरान जो भी फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा इस तरफ लग रहा होगा, और ये फोर्स कितना लग रहा होगा, हाँ ये फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, सही है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसको यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग, यूएफ माइनस यू आई इज इक्वल टू, देखना जरा क्या आएगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, के Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। देखो जरा उसका यही करते हैं ना, एफ का मैग्नीट्यूड डीएस का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर देखना है, अच्छा डीएस क्या होता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली देखो ना, इसको यहाँ से छोटा सा डिस्प्लेस करेंगे अपन लोग, हल्का सा इस तरफ, इसी तरफ करेंगे ना यार, पास ला रहे हैं ना, तो हल्का सा डीएक्स इस तरफ खिसका देंगे, समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हल्का सा डीएक्स मैंने इस तरफ खिसका दिया, मेरे को बताओ डीएक्स कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, डीएक्स कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, डीएक्स कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सभी लोग बताएं। डीएक्स मतलब स्मॉल चेंज इन एक्स, तो देखो एक्स की फाइनल वैल्यू कम हुई है क्या, इनिशियल वैल्यू ज्यादा थी क्या, एक्स कम करते जा रहे हैं ना अपन लोग, तो चेंज इन एक्स का नेगेटिव आएगा क्या, क्योंकि चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं, फाइनल वैल्यू छोटी है इनिशियल वैल्यू ज्यादा है, समझ पा रहे हैं क्या। तो डीएक्स खुद कैसा होगा, नेगेटिव। आपने क्या लिखना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड डीएक्स का मैग्नीट्यूड, चाहो तो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड डीएस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, सही है क्या, क्लियर है। हाँ फिर से देख ले एक बार, हम लोग बात करें फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही हो गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। हम लोग बात करें जैसे ही इसको इधर खिसकाओगे तो बेसिकली एक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्या, एक्स की फाइनल वैल्यू देखो छोटी आ रही है, एक्स की इनिशियल वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, पहले दूरी ज्यादा थी एक्स ज्यादा था, अब एक्स कम कर दिया तुमने, तो जो डीएक्स होगा वो फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स ही होगा ना, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं, फाइनल वैल्यू छोटी इनिशियल वैल्यू ज्यादा, छोटा माइनस बड़ा नेगेटिव ही तो होगा, तो डीएक्स खुद कैसा होगा, नेगेटिव। तो डीएक्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, नेगेटिव क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, क्या मॉड मतलब माइनस ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी, यानी इसको डीएक्स को कैसा लिखूंगा, माइनस ऑफ डीएक्स, ये क्या लिखा है मैंने, डीएक्स का मैग्नीट्यूड, क्या समझ पा रहे हैं, डीएक्स क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव को मैग्नीट्यूड पॉजिटिव बना के देगा, पॉजिटिव कैसे बनाएगा, एक माइनस से नोट दे देगा, समझे क्या बात को, ये खुद माइनस था
नेगेटिव को एक नेगेटिव और दे दिया तो ये पॉजिटिव बन गया, मॉड ऑफ dx बन गया। समझ पा रहे हैं क्या? पक्का? फिर देखें जरा, दोनों के बीच का एंगल dx और f के बीच में वही रहेगा ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल का कॉस कितना एंगल है दोनों के बीच में? क्या 180 दिख रहा है सभी को? ये एंगल कितना है? 180। तो यहाँ पे क्या आएगा? कॉस 180 डिग्री। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ पाए? एक माइनस कॉस 180 भी -1, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा कुल मिला के। तो यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ के Q1 Q2 तो कांस्टेंट होगा ना, सही है क्या? 1/x², सही है क्या? और साथ में dx। क्या लिमिट डालेंगे यहाँ पे? लिमिट किसकी वैल्यू होगी? x की। बताइए x की इनिशियल वैल्यू कितनी थी? इन्फिनिटी। फाइनल वैल्यू कितनी थी? r। तो क्या कर देंगे? इन्फिनिटी से लेके r तक x बदल रहा है। कि सबको समझ में आया? 1/x² का इंटीग्रेशन, क्या इसको x की पावर -2 का इंटीग्रेशन बोल सकता हूं? कितना बन जाएगा? माइनस ऑफ x की पावर -1 यानी -1/x। क्या क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? x की पावर -2 का इंटीग्रेशन x की पावर -1/-1 बन जाता है, यानी -1/x बन जाता है। तो उसको यहाँ पे डाल देता हूँ, माइनस बाहर ले लेता हूँ, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो k Q1 Q2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने, कितना आ गया? 1/x, और लिमिट डाल देंगे इन्फिनिटी से लेके r। समझ में आया? माइनस कहाँ चला गया? इंटीग्रेशन करने का देखो, और माइनस आया था तो उसको प्लस बना दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? 1/x का इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट डालते हैं, देखना जरा कितना आएगा। uf माइनस ui, देखना जरा, uf माइनस ui इज इक्वल टू k Q1 Q2। लिमिट डालें जल्दी से, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा? एनीथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी इज 0, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। यानी कितना फाइनल आंसर आएगा अपने पास? uf माइनस ui इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r। हे भगवान, थक गए। तीन माइनस हो गया ना, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास k Q1 Q2 बाय r। अच्छा एक सेकंड और रुको, अभी कॉपी नहीं करना। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं 0 मान लूं तो देखना फॉर्मूला कितना आसान बन जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब इन्फिनिटी वाली पोटेंशियल एनर्जी को मैंने क्या मान दिया? 0। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? फाइनल फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसा बोल देता हूँ? पोटेंशियल एनर्जी व्हेन दूरी बिटवीन चार्जेस इज r, वो जाएगी k Q1 Q2 बाय r। ये फॉर्मूला बन के आया है, इसको याद रखना है। ठीक है क्या? ये फॉर्मूला कब बन के आया? जब इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी को क्या माना गया है? 0। तो इसके बाद ये भी याद रखना है कि ये फॉर्मूला तब बन के आया जब इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। डेरिवेशन समझ में आना चाहिए अच्छे से, भले ही खुद से ना कर पाए कभी, बट समझ में आना चाहिए। ठीक है क्या? हाँ मतलब इसमें माइनस साइन की गलती होती है यार लोगों से, इतना बारीक जाना पॉसिबल नहीं होता कि अपन एक एक चीज का अच्छे से ध्यान दे पाए। ठीक है क्या? वर्क पर एनर्जी के बाद जरूर इसमें इंप्रूवमेंट होगा, आपको पता चलेगा ये फॉर्मूला ये होता है, डॉट प्रोडक्ट ऐसे निकालते हैं, फिर नेगेटिव क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट और कुछ इसमें एक माइनस साइन देके पॉजिटिव बना देता है उसको। ठीक है क्या? तो सर आप वर्क पर एनर्जी में डेफिनेटली इंप्रूव होंगे, बट बहुत छोटी छोटी चीजें जिनका ध्यान रखना पड़ता है, तब साइन के साथ चीजें आ पाती है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आई, क्या पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अपने को इंटीग्रेट करना पड़ा? अभी तो कुछ क्वेश्चन पूछा भी नहीं मैंने, इतना ही पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी बताने के लिए क्या अपने को इंटीग्रेट करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा। तब आगे पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन से बच जाएंगे, क्योंकि अपने पहले ही कर रखा था। सही है क्या? अगर इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो उसमें इंटीग्रेशन ऑलरेडी हो रखा है, तो अपने को अब सवाल में इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। समझे क्या बात को? तो इतनी मेहनत अपन ने इकट्ठी पहले से करके रख ली, ऐसा समझो इंटीग्रेशन में। तो सवाल में अब मेहनत
नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसको देख के डरना नहीं है, अपन काम आसान बना। ठीक है क्या? क्या हो गया? तुम लोग मजे लेने में खतरनाक हो यार एकदम। बोलना। बिल्कुल सही, अरे बहुत सही, बहुत। आदाब आदाब। पहले वो चुप हो गया था, उसमें बोला सर आपके लेवल से ऊपर की बात कर रही है। रहने दो। हो गया सबका? कर लो, आराम से करो, समझते हुए करो इसको। मतलब ये ऐसी चीजें जो अभी समझ पाओगे, डाउट है तो मुझसे ही पूछ पाओगे, खुद से बाद में नहीं समझ आएगा, है ना? बोल। हाँ मतलब देखना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा होता है दोनों के बीच का एंगल, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, पढ़ा है वेक्टर्स में। ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो अपन लिखते ही फोर्स का मैग्नीट्यूड, लिखते ही अपन लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन डायग्राम में बनाते हैं मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो मैग्नीट्यूड लिख दिया, सही है क्या? अब डीएक्स का मैग्नीट्यूड लिखना है, डीएक्स खुद कैसा है, नेगेटिव है, दिख रहा था नेगेटिव, तो नेगेटिव चीज का मॉड कैसे मिलता है? मॉड का काम होता है चीजों को पॉजिटिव बना देना, नेगेटिव तो चीज को पॉजिटिव कैसे बनाएगा, माइनस एक गिफ्ट कर देगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाएगा। तो डीएक्स खुद नेगेटिव था, मॉड ने क्या करा, उसको एक माइनस साइन देके उसको पॉजिटिव बना दिया। तो ये पूरा का पूरा जो लिखा है, क्या लिखा है, ये मॉड ऑफ डीएक्स लिखा है। मॉड ऑफ डीएक्स पॉजिटिव आना चाहिए था ना, तो डीएक्स नेगेटिव था, उसको उसने एक नेगेटिव साइन गिफ्ट कर दिया, देख पूरी चीज पॉजिटिव आ रही है, तो ये मॉड ऑफ डीएक्स। समझा? हाँ बोल। नहीं, डीएक्स खुद नेगेटिव है ना, डीएक्स नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और एक और नेगेटिव, तो पॉजिटिव बन गया ना, पॉजिटिव बन गया, मॉड पॉजिटिव चीज दे देता है। नहीं नहीं, वो तो फिर अलग है, देखना, एक माइनस ये, एक माइनस ये, फिर एक माइनस ये। हाँ, ये तो नेगेटिव पहले से चला आ रहा था, एक नेगेटिव मॉड ने और लगा के दे दिया, और एक नेगेटिव ये cos 180 डिग्री के कारण है, तो तीन नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस और माइनस मिलके फिर माइनस बन जाएगा, तो एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, पक्का? नहीं, कहीं नहीं दिया होता बेटा, ग्रेविटेशन में दिया होता है, ग्रेविटेशन में माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। ठीक है। बेसिकली अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो खुद देख, अगर इसमें चार्जेस को साइन के साथ डालना होगा, अभी अपन दिखवाएंगे वो पॉइंट्स, तो जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डालेगा तो ये भी माइनस के साथ आ जाएगा, क्योंकि फिर अट्रैक्टिव चार्ज हो जाते हैं ना, तो अट्रैक्टिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं आपको ये चीज। बॉन्ड एनर्जी का ग्राफ बोलते हैं पूरा नेगेटिव में बनाएंगे हम लोग, क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्टिव बॉन्ड
हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाते हैं। हो गया सबका? हो गया? अब तो हो गया यार। अब रब कर रहा हूं यार मैं। सबसे पहले तो कुछ एक चीजें फॉर्मूले लिखना है, फॉर्मूला लिख के रखना है। फॉर्मूले की कुछ एक खास पॉइंट्स वो भी लिखनी है। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के लिए उसकी एक और खास डेफिनेशन है कि इंफिनिटी से लेके सिस्टम को बनाने में जो है काम करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को, उतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है। सारी बातें लिखनी है है ना। तो अल्टीमेटली यार ये डेरिवेशन वगैरह ना समझ में आए तो मत दिमाग लगाओ, धीरे धीरे आएगा, उसको टाइम देना पड़ेगा अपने को। आगे जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ऐसे ही निकालेंगे अपन लोग, ठीक है क्या? तो एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा, तब जाके अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी देखते हैं, अभी तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे, कि रटना क्या है घूम फिर के। हम लोग बात करें Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। अगर R दूरी पे रखे होते हैं तो इनके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, और ये एनर्जी कितनी हो जाती है? K Q1 Q2 बाय R के बराबर, ठीक है क्या? ये एनर्जी तब मानी जाती है जब इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी गई हो, तब ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? हमारे सिलेबस में इन्फिनिटी में जीरो मान लेते हैं तो हमेशा ये पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लैरिटी है यहाँ तक? हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है, इसके पास या इसके पास? दोनों के पास। ऐसा क्या? तो दोनों के पास है तो इसके पास आधी होगी और इसके पास आधी होगी। ऐसा क्या? नहीं यार, ऐसा कभी बोला नहीं आता। एक चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं होती, हमेशा दो चार्ज के पास एनर्जी होती है, और ये इनकी शेयर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्लियर है क्या? शेयर्ड समझ पा रहे हैं? डिवाइडेड पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल रहा कि इन्होंने बराबर बराबर बंटवारा कर लिया, वो अलग हो जाएगा। शेयर्ड पोटेंशियल एनर्जी एक अलग चीज होती है। क्लियर है क्या? शेयर्ड मतलब बेसिकली इन्होंने एक बना रखा है कि यार हमारा हाँ ये खर्चा पानी है पूरा का पूरा, तो दोनों देख देख के शेयरिंग कर करके खर्चा पानी कर रहे हैं। किसी को ज्यादा चाहिए तो ज्यादा ले रहा है, किसी को कम चाहिए तो कम ले जा रहा है। क्लियर है क्या? शेयरिंग की पहले ही बात कर चुके हैं, शेयरिंग थोड़ा मॉरल बेसिस पे होता है ना। हम लोग बात करें बेसिकली इन दोनों की शेयर्ड पोटेंशियल एनर्जी को अपन लोग बोलेंगे। देखिएगा जल्दी से, देखिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड। पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिंगल चार्ज कैन नॉट बी डिफाइंड, but potential energy can be defined, but potential energy can be defined for system of charges, but potential energy can be defined for system of charges। हमेशा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए एनर्जी बताई जाती है, मतलब बात करें कभी भी किसी एक चार्ज की एनर्जी नहीं बताई जाती। क्लियर है क्या? आपको भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तीन चार चार्ज देंगे, चार चार्ज देंगे, स्क्वायर के अलॉन्ग रख देंगे, तीन चार्ज देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रख देंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फोर्स में क्वेश्चन करे थे वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी आएंगे। क्लियर है क्या? तो हमेशा आपसे बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की बताइए। क्लियर है क्या? ऐसा नहीं बोलेंगे जैसे फोर्स बोलते थे ना, फोर्स बताइए फोर्स ऑन क्यू चार्ज। क्लियर है क्या? ऐसा नहीं बोलेंगे एनर्जी ऑन क्यू चार्ज, ये नहीं बोलेंगे, एनर्जी ऑन होल सिस्टम बोलेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अपन बात करते हैं इसी में यार कि इस एनर्जी को एक और तरीके से अपन ने बोला। एक तो तरीका क्या बोला यार हमने, कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो माइनस में बटन होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, इनफिनिटी पे जीरो मान लो तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है। क्लियर है? दूसरी डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की निकल के आई कि पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं, क्या होती है, एक्सटर्नल एजेंट को सिस्टम को बनाने में जो मेहनत लगती है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम को कैसे बनाता है, कोई भी सिस्टम को कैसे बनाते हैं, इन्फिनिटी पे खूब सारे चार्जेस रखे होते हैं। कोई भी सिस्टम बनाना हो तो इन्फिनिटी से एक एक चार्ज तोड़ तोड़ के लाया जाता है और फिर आके उसको रखा जाता है। क्लियर है क्या? इसको लाके रखने में स्लोली स्लोली इन्फिनिटी से चार्ज को लेके यहाँ पे रखने में जो भी एक्सटर्नल एजेंट को कार्य करना पड़ा, वही एनर्जी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो उसको लिखें जल्दी से, लिखिएगा पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, potential energy for a system of charges, potential energy for a system of charges can be defined, can be defined, can be defined as work done, work done by external agent, work done by external agent
as work done by external agent in slowly forming in slowly forming in slowly forming the system in slowly forming the system in slowly forming the system by bringing point charges from infinity, by bringing point charges by bringing point charges from infinity, by bringing point charges from infinity. क्लियर है? हम बात करें क्या पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो भी अपन पढ़ रहे हैं, क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेगी? है ना, बिल्कुल करेगी यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता था, उसी से बेसिकली ये सब निकल के आए, तो ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करेंगी। कभी भी दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो तो बाकी चार्ज हो चाहे ना हो, उसके ऊपर दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है क्या? दो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी केवल केवल उन दो चार्ज पर डिपेंड करेगी, उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करेगी। सिंपल के Q1 Q2 बाय R होती है पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं। हम लोग बात करें तीसरा चार्ज आए चाहे ना आए, उससे इन दोनों की आपस की पोटेंशियल एनर्जी में फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि कोई तीसरा चार्ज आ जाए तो उनके साथ भी एक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बनने लग जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? समझ पा रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, हम लोग बात करें किसी भी सिस्टम के अंदर खूब सारे चार्जेस हैं, हम लोग बात करें क्या हर दो सिस्टम अपनी आपस में पोटेंशियल एनर्जी रखेंगे? किसी भी सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर खूब सारे चार्जेस हैं, क्या हर दो चार्जेस की आपस की एक पोटेंशियल एनर्जी होगी? कुछ इसी टाइप की Q1 Q2 बाय R टाइप की। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग बात करें एक सिस्टम में मान लो खूब सारे चार्जेस हैं, टोटल कितने पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म बनेंगे? मान लीजिए, देखिए अपने पास सिस्टम क्या है, एक कोई सिस्टम है मान लीजिए, और सिस्टम के अंदर मान लीजिए कुछ n चार्जेस हैं, n चार्जेस। तो कितने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स बनेंगे? कितने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स बनेंगे? क्या n ही बनेंगे? n बनेंगे क्या? नहीं यार, बेसिकली n चार्जेस में से दो दो के जितने पेयर बन रहे हैं, इन दोनों का पेयर, एक इन दोनों का पेयर, एक इन दोनों का पेयर। सही है क्या? फिर एक इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ पेयर, इसका इसके साथ पेयर। सही है क्या? बेसिकली चार चार्जेस में 6 पेयर बन गए आप। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे पेयर्स बनने लग जाएंगे। क्लियर है क्या? बेसिकली मैथ्स अपने को एक तरीका देती है, कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही, कभी सुना होगा आप लोगों ने। बेसिकली अपने को n में से दो दो के पेयर चुनने हैं, और ये चुनने का तरीका अपने को मैथ्स देती है। हम लोग बोलते हैं n चार्जेस में से दो दो चार्जेस को चुनने का जो तरीका होता है वो NC2 से निकलता है। क्लियर है क्या? n चार्जेस में से कितने दो दो के पेयर बनेंगे, दैट इज गिवन बाय NC2, मैथ्स का फॉर्मूला है। क्लियर है? अपने को अल्टीमेटली फॉर्मूला रटना है, कहां से है? मैथ्स से है। मैथ्स से दिया है एक तरीका कि n चार्जेस में से दो दो चार्जेस से कितने पेयर बनेंगे ये निकालना है, तो NC2 से निकलता है। NC2 कितना आता है? n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1, 2 का पूरे का फैक्टोरियल। इसको अपन लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1, और 2 फैक्टोरियल हो जाता है 2, तो कितना आंसर आ जाता है? n इंटू n माइनस 1 बाय 2। क्या कर लेंगे इसको? समझ लेंगे? नहीं समझते हैं इसको? रट लो चुपचाप से। क्या है फॉर्मूला? कितना निकल के आया? n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। ये क्या है? नंबर ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस। क्लियर है क्या? n चार्जेस से कितने दो दो के पेयर बनेंगे, कितने दो दो के जोड़े बनेंगे। क्लियर है क्या? उसका मेथड है। क्लियर है क्या? अच्छा, जितने जोड़े बनेंगे उतने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स आएंगे, तो इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म, नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? कल को मैंने तुम्हें 3 चार्जेस दे दिए, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे उसमें? 3 इंटू 3 माइनस 1 बाय 2 यानी 3। क्लियर है? इसमें 3 आ गया। मान लो कल को 4 चार्जेस दे दिए, फिर कितना आएगा? 4 इंटू 4 माइनस 1 बाय 2 यानी 6 आ जाएगा। क्लियर है? कल को 8 दे दिया तो 8 इंटू 7 बाय 2 यानी कितना? 28 बनेंगे पेयर्स। तो कल को मैंने बोल दिया कि एक क्यूब है और क्यूब के 8 कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा हुआ है, क्यूब पूरे की एनर्जी बताओ, तो 28 टर्म्स लिखने पड़ेंगे। समझ रहे बात को? क्लैरिटी है? पहले पता चले कितने लिखने होंगे, है ना? क्योंकि बेसिकली इसमें चांसेस है एक आध छूट जाए, इतने टर्म्स लिखने पड़ते हैं। तो ठीक है क्या? इससे पहले से निकाल लिया करो कितने टर्म्स लिखने पड़ेंगे। क्लैरिटी है? अभी तो दो चार्जेस है, दो चार्ज में तो एक ही पेयर बनेगा, तो एक ही पोटेंशियल से लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? बट इस चीज को भी लिखना है ना, इसको लिखे, फॉर्मूले को लिखे। कहाँ पे? अरे मैं ऐसी लग गया, मत समझना उसको, मैथ्स है, बिल्कुल काम की मैथ्स नहीं तुम लोग।
नहीं 1 इंटू 2 इंटू 3 कर। हाँ थोड़ी काम की मैथ्स होती मैं फिर समझाता है, काम की मैथ्स नहीं है। हो गया सबका? इसको लिखें जल्दी से। लिखें if there are n charges present in a system, if there are n charges present in a system, if there are n charges present in the system, then potential energy of the system, then potential energy of the system can be calculated by writing potential energy of n into n minus 1 by 2 terms. By writing potential energy of n into n minus 1 by 2 pair लिख लीजिए इधर से। By writing potential energy of n into n minus 2 n minus 1 by 2 pair of charges. तो इतने पेयर ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी, यानी कुल मिला के इतनी पोटेंशियल एनर्जी टर्म्स लिखने पड़ेंगे, तब जाके n चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकल के आए। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? आइए देखें यार, पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं यार जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल यार, इसमें कुछ है नहीं। कितनी यूनिट हो जाएगी इसकी? जूल। आइए देखें, पहली चीज तो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर हम लोग चार्जेस को साइन के साथ डालेंगे। इसको लिख लीजिएगा, जितने भी स्केलर चीजें हैं, एनर्जी स्केलर है ना, जितनी भी स्केलर चीजें उसमें चार्जेस साइन के साथ जाएंगे। क्लियर है क्या? अच्छा साइन के साथ डालोगे तो कभी चीज नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब होता है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा, एक तरीके से कंजर्वेटिव है ना। पॉजिटिव वर्क डन मतलब काम बनाया, नेगेटिव वर्क डन मतलब होता है काम बिगाड़। क्लियर है क्या? सिंपल। वर्क डन में पॉजिटिव नेगेटिव का सिग्निफिकेंस अलग होता है, उसमें डायरेक्शन की बात नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो पॉजिटिव वर्क डन आ जाए इसका मतलब क्या हुआ? काम बना के दिया है। कभी नेगेटिव वर्क डन को ही करते तो हम बोलेंगे इसने पक्के से काम बिगाड़ के दिया है, इसलिए नेगेटिव वर्क डन आ रहा है। क्लियर है? और अपन ने देखा था ना यार, हम लोग बेसिकली ब्लॉक को, पानी की बाल्टी को ऊपर उठा रहे थे, तो mg नेगेटिव वर्क डन कर रही थी क्या? फिर काम क्या था? काम था बाल्टी को उठाना, और बाल्टी को उठाने में हम तो पॉजिटिव वर्क डन कर रहे थे, हमारा वर्क डन पॉजिटिव भी आएगा। लेकिन mg का वर्क डन तुम देख लो, mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, वर्क डन नेगेटिव आएगा। क्लियर है क्या? इतना जानते हैं ना, वर्क डन एफ डेट एस होता है। तो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो वर्क डन बेसिकली इस केस में mg का नेगेटिव आएगा, और आना भी चाहिए था, काम तो बिगाड़ रहा है। mg तो दिक्कत दे रहा है बाल्टी को उठाने के लिए। क्लियर है क्या? यही मस्त स्पेस में उठानी होती है बाल्टी, 1 सेकंड में उठा लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम लोग बात करें बेसिकली ग्रेविटेशन, मतलब ये जो वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव आना, उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी का पॉजिटिव नेगेटिव आना वो बता रहा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? डायरेक्शन वगैरह बिल्कुल भी नहीं बता रहा होता। आइए चलिए देखें, तो आपको कभी कोई चार्ज दे दिया गया हो, एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया हो 2 कूलम का, एक नेगेटिव चार्ज दे दिया होगा 1 कूलम का। माइक्रो कूलम देख लेते हैं ना, माइक्रो कूलम का, और ये भी माइक्रो कूलम दे दो। दूरी ले लो आप लोग दोनों चार्ज के बीच में 2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है अपने को? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जल्दी निकालें। एक नेगेटिव ले लेते हैं ना, ताकि दिख जाए कि पोटेंशियल एनर्जी में चार्जेस साइन के साथ डाल के। जल्दी निकालें, चुपचाप से फॉर्मूला लगाना, और कुछ नहीं इसमें। फॉर्मूले में स्क्वायर वगैरह भी गायब हो गया है, बहुत ही आसान है। कितना आ जाएगा आंसर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज k इंटू 2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन, दूरी कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। k की वैल्यू भी डाल देंगे, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है क्या? सिंपल फॉर्मूला लगाया, k q1 q2 बाय r। ठीक है क्या? देखें जरा कितना आएगा आंसर अपने पास। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 10 बन जाएगा माइनस में, तो कितना आ जाएगा अपने पास? 0.9।